फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले कुछ वीडियो से जो ऑप्शनल ज्योग्राफी के करंट अफेयर का पार्ट है, इसको कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने डाउन टू अर्थ और ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन को कवर करना शुरू किया है। तो इससे ठीक पहले के वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी एंड यू का जो जनवरी का अंक है, उसको पढ़ाया था। अब देखिए, आज के वीडियो में ज्योग्राफी एंड यू के जनवरी के अंक में आपदा प्रबंधन के ऊपर एक टॉपिक छपा हुआ है, जिसमें आपदा प्रबंधन के बारे में लगभग सभी जानकारियां दी गई हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपदा प्रबंधन का टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है। 14 अगस्त 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। पिछले 5 सालों से मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी के कोर्स को पढ़ा रहा हूँ। और देखिए, मेरे बनाए हुए जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोस हैं। तो मेरी देखिए पेड क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7905251328 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो मैं ये कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो जो हमारी वेबसाइट है www.smarteduacademy.com, यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्स हमारे बाकायदा सारे मिल जाएंगे। तो जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का करंट का कोर्स है, वहां पर आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों चीजें अवेलेबल रहती हैं, और ये जो कोर्स है कंप्लीटली फ्री है। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आपकी जो समस्या है उसको दूर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक कंप्लीट चीज है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है डिजास्टर का प्रिवेंशन करना, यानी कि डिजास्टर को रोक देना। यानी कि आप कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि डिजास्टर आने ही ना पाए। जैसे कि मान लीजिए, जो नदी है उसमें जो गाद है वो बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, इसकी वजह से बाढ़ आती है। तो मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो नदी है उसमें ज्यादा गाद ना जमा होने पाए, और इससे क्या होता है कि जो बाढ़ है वो उसका खतरा समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया डिजास्टर प्रिवेंशन। फिर आता है देखिए डिजास्टर मिटिगेशन, यानी कि एक तरह से रोकथाम करना। अब देखिए क्या है, कई सारी डिजास्टर हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। तो जितना संभव है उतना इनको कम करना, ये दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट का चरण आता है। जैसे कि भूकंप को आप रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे इलाके जहां भूकंप आने की संभावना है, अगर आप वहां बांध वगैरह नहीं बनाएंगे, तो जो संभावना है, जो भूकंप आने की संभावना है, वो कुछ कम हो जाएगी। फिर है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। देखिए, प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि आप डिजास्टर के लिए कितना तैयार हैं। अब देखिए क्या है, डिजास्टर आएगी उसके बाद तो आपको समय मिलेगा नहीं तैयारी करने का। तो पहले से तैयारी करके रखना होती है हर डिजास्टर की, कि अगर कोई डिजास्टर आती है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे। फिर देखिए, अब क्या है, मान लीजिए एक डिजास्टर आ गई, यानी कि कोई भूकंप आ गया या कहीं पे सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई, इस तरह की कोई डिजास्टर आ गई, तो फिर हम क्या करते हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अब हमें रिस्पॉन्स देना होगा। ये जो आपदा आई है, तुरंत हमको जो ये आपदा की वजह से नुकसान हुआ है उसका आकलन करना होगा, तुरंत सोचना होगा किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये हो गया डिजास्टर रिस्पॉन्स। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है डिजास्टर की रिकवरी, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसमें से जो कुछ रिकवर किया जा सकता है उसको रिकवर किया जाए। जैसे कि लोगों के जो घर वगैरह हैं जो उजड़ गए हैं, लोगों को फिर से बसाया जाए, ये सारे काम। और अंतिम रूप से आता है डिजास्टर का रिकंस्ट्रक्शन, डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आई और पूरी की पूरी जो सड़क है वो नष्ट हो गई या रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा, तो इन सभी चीजों की पुनर्रचना करना, ये जो नुकसान हो गया इसकी फिर से पुनर्रचना करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, ये आपका हो गया डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से हिस्से हो गए। सबसे पहले तो प्रिवेंशन करना है, यानी आने ही ना पाए। इसके बाद फिर जितना हो सके रोकथाम करना है, अगर कोई ऐसी डिजास्टर है भूकंप जैसी। इसके साथ ही आपको डिजास्टर के लिए तैयार रहना है। और जब डिजास्टर आ गई है तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स देना होगा, यानी कि जो जिस तरह की आपदा आई है उसके अनुकूल आपको कदम उठाने होंगे। साथ में आपको रिकवरी करनी होगी, जहां तक संभव है वहां तक जो जान माल के नुकसान है उसको आपको होने से रोकना होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जब एक डिजास्टर आकर चली गई है
तो जो कुछ भी नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली पानी जिन चीजों को, उन चीजों का पुनर्निर्माण करना, ये हो गया डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन से फ्रेमवर्क हैं, इंडिया के लेवल पे कौन से फ्रेमवर्क हैं। और देखिए जो अगला वीडियो होगा, इसके ठीक बाद का जो वीडियो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में प्रैक्टिकली किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है इसमें आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी जानकारी मिलेगी, और जो इसके बाद का वीडियो होगा उसमें आपको आपदा प्रबंधन को लेकर के भारत में किस तरह से काम होता है, कौन कौन से बल इसमें शामिल रहते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मिलेगी। और देखिए इस तरह के जो आपके सामने फिगर आते हैं, इन फिगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको जो दूसरे स्टूडेंट हैं उससे कुछ ज्यादा अच्छे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं सेंदाई फ्रेमवर्क। तो ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये एक्चुअल में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसकी एक रूपरेखा देता है। यानी कि जो डिजास्टर का मैनेजमेंट है इसको लेकर के अलग अलग देशों को क्या कदम उठाने हैं, क्या विश्व के लक्ष्य हैं, इन सभी चीजों के बारे में सेंदाई फ्रेमवर्क बताता है। तो देखिए इसका जो फुल नेम है वो है सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और ये 2015 से लेकर के 2030 के समय तक, यानी कि 2015 से 2030 तक लागू रहेगा। तो जापान के सेंदाई मियागी में 14 से 18 मार्च 2015 तक आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। तो देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन जो होता है आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर, इसका जो तीसरा सम्मेलन था उसमें सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। और इसका संबंध है जापान के सेंदाई से। इसके अंतर्गत देखिए चार प्रियोरिटीज सेट की गई हैं। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप कहते हैं कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, यानी इन चीजों को हमें करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर चार प्राथमिकताओं को सेट किया गया है। पहली प्राथमिकता है कि जो आपदा जोखिम है इसको समझना, यानी कि किस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में आपदा जोखिम है, इन सारी चीजों की एक समझ डेवलप करना। दूसरी चीज है आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम शासन की मजबूती, यानी कि देखिए जो गवर्नेंस है उसको इस तरह का बनाना कि जो आपदा प्रबंधन है उसको किया जा सके। क्योंकि देखिए जो कुछ भी काम होगा, आपदा प्रबंधन का जो कुछ भी काम होगा वो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज ही करेंगी, सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो गवर्नेंस को मजबूत करना आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बचाव के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश। यानी कि देखिए क्या है, जो आपदा का जोखिम है उसको किस तरह से कम किया जाए। जैसे कि किसी जगह पे मान लीजिए कि जो भूकंप की संभावना है, तो इसको लेकर के हम किस तरह के भवन बनाएं या कहां पर बांध वगैरह ना बनाएं, जिससे कि जो आपदा का जोखिम है वो कम हो सके। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कहां पर निवेश कर सकते हैं, इन चीजों पर ध्यान देना, यह भी सेंदाई फ्रेमवर्क का एक उद्देश्य है। और चौथा है प्रभावी प्रत्युत्तर हेतु आपदा तत्परता बढ़ाना। यानी कि आपदा आ गई, अब देखिए जब आपदा आ गई है तो आपको कुछ रिस्पांस देना होगा, लोगों को तुरंत सहायता पहुंचानी होगी। तो इसके लिए ज्यादा तत्पर हो सके प्रशासन, ज्यादा तेजी से लोगों को सहायता दी जा सके, इस दिशा में काम करना, यह भी सेंदाई फ्रेमवर्क की एक प्रियोरिटी या प्राथमिकता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी कि 2030 तक ये किन किन लक्ष्यों को पूरा करने का टारगेट रखता है। तो देखिए पहला है कि जो ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी है इसमें कमी लाना। यानी कि देखिए जब आपदा आती है तो कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो विश्व में ये जो आपदाओं की वजह से होने वाली मृत्यु है इनकी संख्या में कमी लाना, एक तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा है कि जो लोग डिजास्टर से प्रभावित होते हैं, यानी कि एक आपदा आई तो कई सारे लोग डिजास्टर यानी आपदा से प्रभावित होते हैं, तो इनकी संख्या में कमी लाना कि कम से कम लोग आपदाओं से प्रभावित हो, ये एक दूसरा उद्देश्य हो गया। इसके साथ ही जो आर्थिक नुकसान होता है, देखिए क्या है कि जब भी आपके देश में आपदा आएगी तो आपके जीडीपी के अनुपात में आपके देश में कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान जरूर होगा। तो इस आर्थिक नुकसान को कम से कम करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी जो आपकी आधारभूत संरचनाएं होती हैं, इसके साथ ही बहुत सारी जो जरूरी सेवाएं होती हैं,
इन सभी में जो बाध्यता आ जाती है या कह लीजिए जो बाधाएं आ जाती हैं, इन बाधाओं को रोकना ये भी एक उद्देश्य है। इसको देखिए इस तरह से समझिए, जैसे बिजली है, पानी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या होता है जब आपदा आती है तो लोग इन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बिजली है, पानी है, टेलीफोन की सुविधा है, ये सारी चीजें नहीं मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी है कि किसी तरह से इस तरह के कदम उठाए जाएं कि लोगों को ये जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हर समय मिलती रहें। यानी कि इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की जो आप कह लीजिए आधारभूत संरचना है, उसको आपदा की वजह से नुकसान ना पहुंचे। फिर देखिए इसके बाद क्या है, ऐसे देशों की संख्या में वृद्धि करना, 2020 तक ऐसे देशों की संख्या में वृद्धि करना जिनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अपनी एजेंसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देशों को तैयार करना आपदा प्रबंधन के लिए, ज्यादा से ज्यादा देशों को। इसके साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सहयोग है वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करना। अब देखिए जो विकासशील देश हैं, जाहिर सी बात है इनके पास अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं है और साथ में जो फंड है, जो वित्त है, इसकी भी कमी रहती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सहयोग है वो विकासशील देशों को प्रोवाइड करना, ये भी इस फ्रेमवर्क का एक उद्देश्य है। और इसके साथ ही देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए। यानी कि देखिए क्या है, मान लीजिए कि किसी जगह पर तूफान आने वाला है और पहले से पता चल जाता है कि यहां पर तूफान आएगा, तो इससे क्या होता है कि लोगों को तटों से दूर कर लिया जाता है। जो इस तरह का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के तुरंत कदम उठा लिए जाते हैं, जैसे बिजली की सप्लाई काट दी गई। तो इससे क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है वो भी कम से कम होता है, जो आम लोग हैं उनको भी नुकसान कम से कम होता है। यानी कि जो आने वाली आपदा है अगर उसकी पूर्व सूचना मिल जाए तो होने वाले नुकसान को कई गुना कम किया जा सकता है। अब देखिए ये जो सेंदाई फ्रेमवर्क है इसको भारत में किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में एक 10 सूत्रीय एजेंडा दिया था। तो हम लोग इस एजेंडे को डिस्कस करेंगे। देखिए वैसे तो इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हमें अपने आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सके। तो देखिए पहला जो एजेंडा इन्होंने 10 सूत्रीय दिया है उसमें से पहला जो आपका पॉइंट है वो है कि जितने भी विकास क्षेत्र हैं वहां पर जो आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत हैं इनका पालन किया जाए। कहने का मतलब है देखिए कई सारे रीजन होते हैं जहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, जहां पर विकास का कार्य चल रहा है। तो जब आप विकास के कार्य कर रहे हैं तो इसमें जो आपदा प्रबंधन के सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रखकर ही विकास का कार्य करें। जैसे कि पहाड़ों के ऊपर देखिए होटल बना दिए जाते हैं और ऐसे में क्या होता है कि जो पानी का मार्ग है वो रुक जाता है जिससे डिजास्टर आ जाती है। तो जब आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। दूसरा है छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आपदा जोखिम को कम करने हेतु बीमा की पहुंच बढ़ाना। यानी कि जो आपदा का जोखिम है वो किस तरह से कम किया जा सकता है कि लोगों को इंश्योरेंस दिया जाए। यानी कि अगर कोई आपदा आ जाती है, लोगों का नुकसान होता है, तो इसके बदले में उनके पास इंश्योरेंस हो। इसके लिए गरीब परिवारों से लेकर छोटे और मध्यम उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय निगमों और राष्ट्र राज्यों आदि सभी को जोखिम कवरेज हेतु काम करना चाहिए। यानी कि जितने भी स्तर हैं, छोटे गरीब परिवार से लेकर जितने भी स्तर हैं, हर स्तर पर लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करना चाहिए। देखिए फिर तीसरा आता है कि जो आपदा प्रबंधन है इसमें महिलाओं की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसके पीछे देखिए कारण क्या है, एक तो जो महिलाएं हैं वो आपदा प्रबंधन आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनको आपदा प्रबंधन के बारे में एक अलग तरह की दृष्टि भी होती है। तो ऐसे में जो इंजीनियर हैं, कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हर किसी माध्यम से जो महिलाएं हैं इनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि महिला इंजीनियर इंजीनियर जो हैं इनको आपदा प्रबंधन में योगदान देने का मौका मिले, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के हैं इन सभी को आपदा प्रबंधन में योगदान देने का मौका दिया जाए। चौथा है कि विश्व स्तर पर आपदा जोखिम मानचित्रण में निवेश होना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो आपदा जोखिम वाले क्षेत्र हैं इनके मानचित्रण से क्या फायदा होता है। तो यहां पर यही कहा गया है प्रधानमंत्री जी के 10 सूत्रीय एजेंडे में कि जो आपदाओं का मानचित्रण है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए।
यानी कि भूकंप कहाँ पे आ सकता है, कहाँ कहाँ पर किस तरह के खतरे हैं आपदाओं के, इसमें निवेश होना चाहिए। और पिछले देखिए वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एक सर्वेक्षण का कार्य, एक स्टडी चल भी रही है, जिसके माध्यम से जो दिल्ली के भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। फिर देखिए पांचवा क्या आता है कि आपदा के जोखिम में कमी की जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन को बढ़ावा देने और सतत विकास में एक अहम भूमिका है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से डेवलपमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल किया जाए, इन सभी चीजों पे भी ध्यान देना है। इसके साथ ही फिर आपदा मुद्दों पर काम करने वाले विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित किया जाए, ऐसे विश्वविद्यालय जो इन आपदा प्रबंधन वगैरह पे काम करें। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर जोखिम आकलन, आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की प्रभाव क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, सोशल मीडिया, मोबाइल प्रौद्योगिकी, इन सभी का इस्तेमाल किया जाए। यानी आपदा प्रबंधन के लिए कुल मिलाकर के आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जाए। आठवां है स्थानीय क्षमता और पहल पर निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता है इसको भी बढ़ाया जाए। यानी कि राज्यों के स्तर पर, जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन की क्षमता है इसको बढ़ाया जाए। ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए कि एक आपदा से सीखने का अवसर बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आपदा आई उसकी एक प्रॉपर केस स्टडी की जाए, जिससे कि जो फ्यूचर है उसके बारे में ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी हो। यानी कि हमें पता हो कि जब एक आपदा आती है तो इसके साथ किस किस तरह की समस्या आती है, किस किस तरह से इससे हमको लड़ना चाहिए। ये सारी चीजों का एक केस स्टडी के माध्यम से हमको नॉलेज हो जाना चाहिए। और आपदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में अधिक सामंजस्य लाया जाना चाहिए। यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग आपदाएं आती हैं, इनमें एक आप कह लीजिए इनको किस तरह से इस पे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से इन आपदाओं का जवाब देना है, इसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेशन, एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। फिर देखिए आता है एक वैश्विक स्तर का समूह, तो इसका नाम है वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह। इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म है GFDRR। तो GFDRR एक वैश्विक साझेदारी वाला संगठन है जो विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए मदद करता है। तो जो हमारे विकासशील देश हैं, ये जो अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव देखे जा रहे हैं, इससे किस तरह से निपटें, इस बारे में ये GFDRR विकासशील देशों को मदद करता है। GFDRR विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद देता है। याद रखिए कि एक तो इसका प्रबंधन कौन करता है, विश्व बैंक करता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्या करता है, दुनिया भर में जो जोखिम प्रबंधन की परियोजनाएं चल रही हैं, डिजास्टर रिस्क को लेकर के जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, उसके लिए ये एक वित्तीय मदद देता है, फाइनेंशियली कह लीजिए आप सहायता करता है। भारत को सर्वसम्मति से, यानी कि पिछले जो साल था 2020 में, भारत को ये जो समूह है इसका सह अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद देखिए आता है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो बेसिकली देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, जिसके अंतर्गत एनडीएमए जो है इसका गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। वैधानिक शब्द पर ध्यान रखिए, यानी कि एक एक्ट को ला करके इसका गठन किया गया है, ये वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और जो बाकी के बाकी अन्य इसमें 9 और सदस्य हैं, और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। यानी कि इसमें टोटल 9 सदस्य हैं, और इसमें से एक तो आपके प्रधानमंत्री हो गए, इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष हो गए, और बाकी के 7 सदस्य और हो गए। अब देखिए ये जो हमारा एनडीएमए है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके कार्य और उत्तरदायित्व को समझ लेते हैं। तो पहला है कि जो आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं इनको स्वीकृति देना। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए जो नीतियां हैं उसको तैयार करना भी एनडीएमए का एक उद्देश्य है। इसके साथ ही राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति करना। यानी कि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को लेकर के जो योजनाएं हैं
इसके हिसाब से ही फिर जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं, वो अपनी अपनी योजनाओं को पेश करेंगे और इन योजनाओं को भी जो हमारा ये एनडीएमए है यही स्वीकृति देगा। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके, यानी कि राज्य के स्तर पे जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अलग अलग राज्यों के स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको जो योजनाएं बनाना है तो उसके लिए भी एनडीएमए दिशा निर्देश देता है। जैसे कि यूपीएससी आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करना है, इसी तरह से जो एनडीएमए है वो दिशा निर्देश देता है राज्य सरकार के अलग अलग अधिकारियों को, प्राधिकारियों को, कि आपको योजना का निर्माण किस तरह से करना है। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में किया जा सके। तो एक तो जो आपदा है उसकी रोकथाम किस तरह से करना है, इसको लेकर के केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय जो योजनाएं बनाते हैं। आपदा के जो प्रभाव है उनको किस तरह से कम करना है, किस तरह से मिनिमाइज करना है, इन सभी चीजों को लेकर के जो योजनाएं बनना है उसके लिए भी दिशा निर्देश देता है एनडीएमए। आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना, यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, इन सभी को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से इनको इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन स्थापित करना, एक समन्वय सामंजस्य स्थापित करना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए फिर कुछ और काम है जो आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण करता है। जैसे कि जो आपदा का शमन है इसके लिए अलग अलग जगह पे कितना पैसा दिया जाना है, इस सब का ये प्रावधान करता है। इसके साथ ही जो अलग अलग देशों में बड़ी आपदाएं आ जाती हैं उसके लिए हमारी केंद्र सरकार किस तरह से सहायता देगी इसका भी प्रावधान करता है। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी आपदाएं देश में आ सकती हैं उसको लेकर के उनकी रोकथाम कैसे की जाए, शमन कैसे की जाए, या इन आपदाओं की तैयारी की कैसे की जाए, क्षमता निर्माण वगैरह कैसे किया जाए, इस सभी के भी ये उपायों के ऊपर विचार करता है। और इसके साथ ही हमारे देश में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान किस तरह से काम करेगा, इसके लिए पॉलिसी, दिशा निर्देश, इन सभी चीजों का निर्धारण भी हमारा एनडीएमए करता है। अब देखिए इसके बाद आता है भारत में आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत संरचना, यानी ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ये बताता है कि आपदा प्रबंधन को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और जिला स्तर पर किस तरह के कानून होंगे और किस तरह के संस्थान काम करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपका जो राष्ट्रीय स्तर है या फिर राज्यों का स्तर है या जिले का जो स्तर है, यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन का काम करना है तो उससे संबंधित कानून कौन कौन से हैं और इसके साथ ही कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे, इन सभी चीजों को जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है वो इन सभी चीजों के लिए दिशा निर्देश देता है। इसके साथ ही देखिए जो आपदा प्रबंधन का काम है हमारे यहाँ वो प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है, यानी कि आपदा प्रबंधन का जो प्राथमिक उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार के ऊपर आता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, जो योजनाएं बनाना है, जो नीतियां बनाना है और भी जो अलग अलग डायरेक्शंस देना है, ये सारे काम जो है केंद्र सरकार करती है। यानी आपदा प्रबंधन की नीतियां, योजनाएं बनाना और इसके साथ ही डायरेक्शंस देना, इन कामों को केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार का काम है इंप्लीमेंटेशन करना। और इसमें भी देखिए जो आपका जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन क्या करता है, जो केंद्रीय स्तर की एजेंसी है और जो राज्य स्तर की एजेंसी है, यानी चाहे केंद्र सरकार की एजेंसी हो चाहे राज्य सरकार की एजेंसी हो, इन सभी के साथ मिल करके जो जिला प्रशासन है वो जो काम है उनको संपन्न करता है। यानी कि कहीं पे मान लीजिए डिजास्टर को लेकर के कोई काम करना है तो जाहिर सी बात है इस काम को जिला प्रशासन ही करेगा, लेकिन इस काम को करने में वो केंद्रीय जो एजेंसी है और जो राज्य सरकार की एजेंसी है उनके साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके बाद देखिए आती है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी एनईसी। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
तो ये हमारी एनईसी क्या करेगी, जो हमारा राष्ट्रीय प्राधिकरण है उसको अलग अलग कार्यों में सहायता देगी। यानी हमारे एनडीएमए को सहायता देने के लिए एनईसी का गठन किया गया है। इसके जो हमारे देश के गृह सचिव हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व तो दिया गया है। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसके बारे में पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास एनडीएमए द्वारा सृजित व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश है। देखिए याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये चीजें आपको फंसा सकती हैं। ये देखिए क्या करता है, जो आपका एनआईडीएम है ये मानव संसाधन का विकास और क्षमता निर्माण का काम करता है। और ये जो काम इसको करना है संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का, इसके लिए इसको जो नीतियां बनाता है, दिशा निर्देश जो इसको देता है वो देता है एनडीएमए। यानी कि एनडीएमए के दिशा निर्देशों के ऊपर काम करता है एनआईडीएम। और एनआईडीएम का काम क्या है, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण। अंतिम रूप से देखिए आता है एनडीआरएफ, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल है, यानी कि इसको बेसिकली इसीलिए बनाया गया है एनडीआरएफ को, जी कि ये जो डिजास्टर की समस्याएं हैं उससे लड़ सके। और ये जो है एनडीएमए के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करता है, यानी एनडीएमए के अंतर्गत एनडीआरएफ काम करता है। अब देखिए, मान लीजिए यूपीएससी आपसे क्वेश्चन करती है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे में अभी तक हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की, यानी कि कौन से एक्ट आए हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, आप इनके बारे में एक जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिकली भारत में किया गया है उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु वर्ष 2006 से अब तक 26 मार्गदर्शन जारी किए और 700 से अधिक मॉक ड्रिल आयोजित किए हैं। इसके साथ ही तुरंत कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल का गठन किया गया है, तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों में इस बल की पूर्व तैनाती की जाती है। यानी कि जहां पर आपदा आ सकती है वहां पे राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल की पहले से तैनाती होती है। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भूकंप जोन 4 और 5 में पड़ने वाले 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों को क्षमता निर्माण किया गया है। यानी कि देखिए, जो शिक्षक हैं, वो जो छात्र हैं, उनको ये बताया गया है कि जब भूकंप आएगा तो आप उस समय कौन कौन से कदम उठाएंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन के 1600 से अधिक सरकारी अधिकारियों और ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण किया गया है। यानी कि जो अलग अलग स्तर पे ये प्रतिनिधि होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के हो चाहे शहरी स्थानीय निकाय के हो, इनको बताया गया है कि आपदा से किस तरह से निपटना है। 2011 से 20 की अवधि के लिए बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया। 30 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में सामुदायिक स्वयंसेवकों आपदा प्रत्युत्तर हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा आपदा मित्र योजना का आरंभ किया गया। तो आप बता सकते हैं कि जो स्वयंसेवक हैं उनका कौशल विकास किया गया है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है आपदा मित्र योजना के अंतर्गत उन 30 बाढ़ प्रवण जिलों में जहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। एनडीआरएफ द्वारा राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। यानी कि जो एनडीआरएफ है वो राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल के कर्मियों को लगातार प्रशिक्षण देता रहता है, और जो मॉक ड्रिल वगैरह है इनका भी आयोजन होता रहता है। तो ये वो पॉइंट्स हो गए जो भारत में अभी प्रैक्टिकली किए जा रहे हैं, जिससे कि जो आपदाएं हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से निपटा जा सके।